मेरे पास है और मैंने ही ताला लगाया है ताकि आप लोग कहीं बाहर ना जा सको। अभी तो बस हल्का सा दर्द और खून निकला है, धीरे धीरे इसके साथ साथ इनका गला भी कटेगा और ये सांस तक नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये सब तूने किया है? भगवान के लिए मैं चाबी दे दे, इनकी हालत खराब हो रही है, मैं जाने दे। यामिनी काफी देर तक कमलेश को तड़पाती है और आखिर में उन लोगों को चाबी दे देती है, जिसके बाद जब वो सभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कमलेश का चेकअप करता है तो देखिए इनके वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई है, शायद अब ये कभी नहीं बोल सकेंगे। चेकअप करने पर पता चला है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें कांच का पाउडर था, और इन्होंने ऐसा खाया क्या है और इसमें कांच का पाउडर कैसे आया। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा परिवार शांत हो जाता है। तो वहीं यामिनी की वजह से कमलेश हमेशा हमेशा के लिए अपनी आवाज खो देता है, जिसे देखकर यामिनी काफी ज्यादा खुश होती है और पूरा परिवार चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज शारदा अपनी पड़ोसन सरस्वती से रोते हुए अपनी बहू की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सरस्वती, तुम्हारी बहू तो सच में बहुत अत्याचार करती है, तुम उसकी कंप्लेन क्यों नहीं कर देती हो? कहो तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे, इसमें फायदा नहीं है, वो उल्टा हम पर अत्याचार का आरोप लगा देगी और मैं अपने बच्चों को जेल में नहीं भेज सकती। शारदा की ऐसी हालत देखकर उसके पड़ोसन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वहीं आज जब नितेश को यामिनी का कॉल आता है, अंकुश और निशा बाहर गए हैं, माँ जी और पापा जी भी आराम कर रहे हैं, शाम में करवाती हूँ मैं तुमसे बात। यामिनी तुम सच में मेरे परिवार वालों का कितना ख्याल रख रही हो, कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिलेगी। पूरा परिवार यामिनी के सामने ही बेबस बैठा होता है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कह सके। कि तभी जब नितेश का कॉल करता है तो आपको क्या लगता है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रही हैं? भगवान सब देख रहा है, आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अंकुश की बात सुनकर यामिनी हंसने लगती है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं यामिनी किसी से कॉल पर बात करती है। बस कुछ दिन और फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया था कि आखिरकार यामिनी क्यों ऐसा कर रही है और किसके कहने पर। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। यामिनी बाहर सामान लेने के लिए गई होती है कि तभी उसे एक सपेरे वाला दिखता है, जिसके पास ढेर सारे सांप होते हैं। ये देखकर यामिनी पास आती है। इनमें से किसी भी सांप में जहर है? इन सारे सांपों में तो जहर नहीं है, लेकिन ये हरा वाला है ना, इसमें जहर है। वैसे तो ये थोड़ा शांत स्वभाव का सांप है, लेकिन अगर इसमें एक बार किसी को काट लिया ना तो 1 घंटे में उसकी मौत पक्की है। तो कितने का दोगे मुझे ये सांप? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। 15,000 रुपए लूंगा मैं इस सांप के। यामिनी सपेरे वाले को 15,000 रुपए देती है और उससे वो सांप ले लेती है और सीधा चुपचाप घर आ जाती है। दोपहर का वक्त होता है, अंकुश कमरे में सो रहा होता है, जिसे देखकर यामिनी उसके कमरे में उस सांप को छोड़ देती है। तो वहीं वो सांप अंकुश के पैरों में जाकर रेंगने लगता है, जिससे जब अंकुश की आंख खुलती है तो हे भगवान, ये सांप कहां से आ गया? शिव जी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। डर के मारे अंकुश हिल नहीं पाता। तो वहीं वो सांप अंकुश के पैरों पर ही रेंगता है और काफी देर बाद वो कमरे में बने खिड़की से बाहर चला जाता है। और अब अंकुश समझ जाता है कि सबके पीछे यामिनी का ही हाथ है। और जब ये बात बाकी घर वालों को पता चलती है तो क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ गई है? आखिर हमने बिगाड़ा क्या है तेरा? क्यों हम लोगों को तू ऐसे तड़पा तड़पा के मार रही है? मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने क्या किया है इसका पता तुम्हें आगे जल्द ही पता चलने वाला है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। निशा नहाने के लिए गई होती है, तो वहीं यामिनी चुपके से निशा के नहाते हुए वीडियो बना लेती है और अब उस वीडियो से पूरे परिवार को ब्लैकमेल करने लगती है। आप इतनी नीच हरकत करोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत के साथ कैसे खेल सकती हो? अपना ये ज्ञान अपने पास रखो। और तू बुढ़िया, अगर तू चाहती है कि तेरी बेटी की वीडियो पूरे मोहल्ले वाले ना देखें तो खुद ब खुद अपनी जान ले ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हमें कारण तो बताओ, हमने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? यमराज की तरह बिल्कुल हमारे सर पर आकर बैठ गई हो। मरने के बाद जब ऊपर जाकर अपने कर्मों का हिसाब दोगी ना तो पता चल जाएगा कि क्या किया है। इतना कहकर यामिनी वहां से चली जाती है। तो वहीं निशा अपनी माँ को संभालने लगती है। तो दूसरी तरफ यामिनी अब सीधा अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी माँ सीमा से मिलती है। यामिनी बेटा तू आ गई, कैसी है तू? वहाँ तुझे रहने में कितनी दिक्कत हो रही होगी ना। पता है मैं हर दिन तुझे कितना याद करती थी, और जिस काम के लिए तू गई थी वो काम कहाँ तक पहुँचा? बस माँ, मकाम पर पहुँच चुका है। एक एक करके आपके सारे दुश्मन मारे जाएंगे। असल में यामिनी
आज तक जिससे कॉल पर बात करती आई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सीमा ही थी। उन लोगों की वजह से तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। कमलेश और तेरे पिताजी काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बिजनेस में कमलेश घपला करके तेरे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और वो हमें छोड़कर चले गए। तो भाई कमलेश को भी उसके किए का फल मिला और उनका बिजनेस भी डूब गया। जितनी मुझे तकलीफ हुई है ना, मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। दिन रात मजदूरी करके मैंने पाल पोस कर और इस मकान को हासिल किया। हाँ, मैं सब जानती हूँ। मैं भी उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए ही यामिनी एक यमराज की तरह बनकर अपने ससुराल वालों के पीछे पड़ी हुई थी। तो वहीं अगले दिन जब यामिनी अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सास ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। तो वहीं शारदा की लाश के बगल में ही नितेश भी बैठा था, जिसे देखकर यामिनी, माँ जी को क्या हो गया? माँ जी हमें छोड़कर कैसे चली गई? मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए अपने मायके गई थी और मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया। आखिरकार माँ ने आत्महत्या क्यों करी? कोई तो मुझे जवाब दो। और पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बस भैया, बहुत हुआ। अगर मेरी इज्जत जाती है तो जाए, लेकिन अब और नहीं। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। निशा नितेश को अब सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर नितेश को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। तो वहीं बेचारा गूंगा बूढ़ा कमलेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता। अंतिम संस्कार के बाद तैयार रहना, एक एक करके सभी अब जाने वाले हैं। यामिनी नितेश को सारी सच्चाई बताती है और उसे धमकी देकर वापस अपने मायके आ जाती है। तो वहीं घर आकर यामिनी देखती है कि उसकी नानी कलावती उसके घर आई हुई होती है, जिसे देखकर, अरे नानी माँ, आप यहाँ ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? जब तुझे मैंने तेरे ससुराल के बाहर वो हंगामा करते हुए देखा तो मैं फौरन यहाँ चली आई। जब यामिनी अपने पति को सच्चाई बता रही थी तो वहीं पास से कलावती की गाड़ी गुजरती है और वो सब देख लेती है। हाँ तो नानी माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस पापा की मौत का बदला लिया है। जिसकी वजह से तेरे बाप की मौत हुई है, उसे छोड़कर तू बाकी सबसे बदला ले रही है। तेरे बाप की मौत उन लोगों की वजह से नहीं बल्कि तेरी माँ की वजह से हुई है। नानी, ये आप क्या कह रही हैं? माँ की वजह से पापा की मौत हुई थी? हाँ, और यकीन नहीं होता ना तो बुला अपनी माँ को, मैं पूछवाती हूँ। यामिनी जल्दी से अपनी माँ सीमा को आवाज देती है और सीमा जैसे बाहर आकर अपनी माँ को देखती है तो, आप यहाँ क्या कर रही हो? और यामिनी, तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं जाएगी वो अपने कमरे में। तेरे किए की सजा मैं अपनी नवासी को नहीं भुगतने दूंगी। तू सच बता रही है या मैं इसे सच बताऊं? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? यामिनी, तुम अपने कमरे में जाओ। इसका मतलब नानी बिल्कुल ठीक कह रही थी। माँ, क्या आप ही पापा की कातिल हो? आपने ही उनको मारा था। हाँ, मैंने ही मारा था तेरे बाप को, क्योंकि वो मेरे और मेरे पुराने प्यार के बीच में आ रहा था। 27 साल पहले यामिनी के मायके और ससुराल वाले आपस में एक बहुत अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। कमलेश और यामिनी के पिता की काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब यामिनी के पिता मोहनदास को यह पता चलता है कि सीमा का चक्कर किसी आदमी के साथ चल रहा है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। कमलेश, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सीमा मुझे इस तरह धोखा देगी। अब क्या करूं? अगर किसी को यह बात पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो फिक्र मत कर मोहन, तू मेरी सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी है। भाभी का जिस भी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है मैं उसे ठिकाने लगवा दूंगा। कमलेश पुलिस वालों से बात करके सीमा के बॉयफ्रेंड अरविंद को जेल में बंद करवा देता है और जब ये बात सीमा को पता चलती है, इस कमलेश और उसके परिवार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे मोहन को अपने रास्ते से हटाना होगा। सीमा मोहन को खाने में जहर मिलाकर दे देती है। तो वहीं मोहन की मौत के बाद सीमा कमलेश के साथ बिजनेस में गफला करती है, जिससे उनका सब कुछ छिन जाता है। तो वहीं अब सीमा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस वक्त समाज के डर की वजह से सीमा बिना दोबारा दूसरी शादी करे अपने पेट में पल रही यामिनी को जन्म देती है। और जब ये सारी बात यामिनी को पता चलती है कि माँ, आप इतनी गिरी हुई हरकत करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तूने जब मुझे नितेश के बारे में बताया था तो मैंने उसके परिवार के बारे में पता किया, और जब मुझे पता चला कि नितेश कमलेश का बेटा है तो मैंने ये सारा खेल रचा और तुझे झूठी कहानी बताई ताकि तू उस पूरे परिवार को ही ठिकाने लगा सके। मैं माफ नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ नितेश के पास, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने। हाँ यामिनी बेटा, बचा ले अपना घर। यामिनी जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे आस पड़ोसी से पता चलता है कि उसकी नंद ने जहर पी लिया है और अब सभी उसे अस्पताल लेकर गए हैं। ये सुनकर यामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि निशा की काफी क्रिटिकल कंडीशन है। डॉक्टर साहब,
मेरी बहन को बचा लीजिए, मैं उसे खोना नहीं चाहता, प्लीज। देखिए, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहर ने उनके ऑर्गन को काफी इफेक्ट कर दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर नितेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जब वो यामिनी को अस्पताल में देखता है तो क्या करने आई हो नागिन? मेरी माँ को खा गई, पिता को गूंगा कर दिया, मेरी बहन की ऐसी हालत कर दी। अब क्या चाहिए तुझे? चली जा यहाँ से। मैं यहाँ तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता चल गया है कि माँ ने सब झूठ कहा था, वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। नितेश, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मेरे परिवार वालों को भला बुरा कहा होता तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने तो मेरा घर उजाड़ दिया। तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी, तुम जिंदगी भर माफी के लिए तरसती रहोगी। नितेश की ऐसी बातें यामिनी को अंदर तक तोड़ देती हैं। तो वहीं अभी यामिनी एक बहुत बड़ा फैसला करती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी और अपनी माँ के सारे गुनाहों को बता देती है। देखिए, आपने अपना जुल्म कबूल किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन अब हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। पुलिस यामिनी को गिरफ्तार कर लेती है। तो वहीं अब जब पुलिस सीमा को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? फीमेल कांस्टेबल सीमा को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे सीधा हवालात में बंद कर देती है। तो वहीं जब ये सारा केस कोर्ट में जाता है तो सभी मिलकर यामिनी के खिलाफ गवाही देना शुरू कर देते हैं। इसने तो मुझे एक सांप से कटवाकर मारने की कोशिश भी करी थी, इन्होंने मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। यामिनी के ससुराल वाले भी, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी यामिनी के खिलाफ बोलने लगे थे। अरे, जब मैंने उसे अपने पैर अपनी सास की गोद में रखते हुए देखा था, मैं तो तभी समझ गई थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो मेरी बात। सभी गवाह और सबूत को मद्देनजर रखते हुए यामिनी और शारदा को पूरे 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा रही है।